Good morning to all of you. As you know, हम लोग द नेशनल मूवमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एंड हम लोगों ने ये देखा कि जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो उसका स्प्रेड वो थॉट्स जो है वो स्प्रेड कैसे हुआ, कहाँ से वो आया, लोग यूनिफाइड कैसे हुए, उनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, चाहे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, उसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और तब भी हम इन चीज़ों को रिकॉल करते हुए आगे चलेंगे। तो नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था जो 10 रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने गवर्नमेंट की जाती हुई ट्रेन में काकोरिया स्टेशन पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उस ट्रेन को लूटा और उनका मकसद, लूटने का मकसद पैसा, खुद का पैसा बनाना नहीं था। उन्हें एक अलग ही जुनून सवार था, वो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो ये उन सभी के दिल में घर कर गई और उन्होंने अपने रिलीजन से ऊपर, अपने सेक्शंस के ऊपर कुछ सोचा और कुछ करने का सोचा और इसके तहत उन्होंने कहा कि नहीं, बिना वेपन्स की आज़ादी नहीं मिल सकती, बिना हथियार की आज़ादी नहीं मिल सकती। और इसके तहत उन्होंने उस ट्रेन को, जाती हुई शाहजहाँपुर से लखनऊ जाती हुई ट्रेन को लूटने का फैसला किया और उन्होंने उस ट्रेन को लूटा पर किसी को हानि नहीं पहुंचाया और जो जितने उसमें मौजूद थे उन्होंने सिर्फ गार्ड को अरेस्ट किया एंड वहाँ से पैसा लिए और चले गए। कुछ ही दिनों के बाद वो अरेस्ट हुए, 1 महीनों के बाद सभी अरेस्ट कर लिए गए ब्रिटिशर्स द्वारा और कुछ को फांसी की सज़ा और किसी को उम्र कैद मिला। तो यहीं से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना का जन्म होता है एंड यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था जो जैसे जैसे सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में, ठीक है, जो पॉलिटिकल अवेकिंग था वो धीरे धीरे लोगों में जगना स्टार्ट हुआ, यानी कि लोग सोचने लगे इसके बारे में। जो नेशनल कंससनेस है, जो राष्ट्र के प्रति एक सोच है, कंससनेस है, वो लोगों में धीरे धीरे ग्रीव कर गई। सो नेशनलिज्म अगर हम कहें तो इज अ सेंस ऑफ ऑननेस एंड बॉर्न आउट ऑफ शेयरिंग सिमिलर थिंग्स इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल टेरिटरी, कल्चर, हिस्ट्री एंड एस्पिरेशन। जब लोगों में ये भावना आ जाती है कि नहीं, ये देश हमारा है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग, यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो इतिहास है, वो सब कुछ मेरा है। जब अपने वो बियॉन्ड रिलीजन से सोचने लगते हैं ऊपर, तो उनमें एक राष्ट्र की भावना के प्रति प्रेम जग उठता है एंड दे कंसीडर इंडिया एज अ सिंगल नेशन एंड देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन। वो अपने आप को अपना राष्ट्र का हिस्सा समझने लगते हैं और इंडिया को एक कंट्री मानते हैं। तो यहीं से धीरे धीरे जो ब्रॉट ऑफ सेंस है वो आना स्टार्ट होता है और काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने नेशनलिज्म में को जो कंट्रीब्यूट किया है उसे काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। तो उसमें फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लाया जाता था, यानी कि जो भेदभाव भरा पॉलिसी लाया जाता था, वो भी एक कारण था। ब्रिटिशर्स ने कभी भी अपने आप को हमेशा ही फॉरेनर्स ही समझा। यहाँ तो उन्होंने राज किया पर उन्होंने अपने आप को हमेशा ही फॉरेनर्स रहने दिया, हमेशा ही विदेशी रहने दिया। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि इंडिया जो है सो हमारा घर हो सकता, क्योंकि वो यहाँ रहे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो एनी हाउ, एनी कॉस्ट, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। उनका एक ही मोटिव था, सिर्फ पैसा और पैसा, यानी कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, उनको मुनाफा कमाना है, उनको पैसा कमाना है।
और इसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि हमारा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पूरी तरह बर्बाद हो गया और धीरे धीरे वो बर्बाद होता ही चला गया। सो हम लोग अपने कंट्री में ही सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह गए। एंड जब हम डिसकंटेंटमेंट एमॉन्ग मासेस, इसका क्या मतलब है? डिसकंटेंटमेंट एमॉन्ग मासेस, सो ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफ़र्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। जितने भी ब्रिटिश रूल में जितने भी सोसाइटी लोग हैं वो सभी जो है वो सफ़र कर रहे थे। हर एक सोसाइटी के लोग, हर एक जो सेक्शन के लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे। उनको हैवी टैक्सेस पे करना पड़ रहा था, उनको फॉरेन कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। इनके कारण उनका जो जितना भी क्राफ्ट आर्टिशंस जो थे, कलाकार जो थे, वो सभी धीरे धीरे रीयूंड हो गया, बर्बाद हो गया पूरी तरह, और उनको हैवी पेनाल्टी वगैरह देना पड़ता था। और द इंडियंस वर्किंग इन द ब्रिटिश आर्मी और द ब्रिटिश ऑफिसर्स कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो उनके राज्य में हमेशा ही इंडियंस को सबऑर्डिनेट पोस्ट पर ही रखा गया, नीचे की पोस्ट पर रखा गया, उनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। वहाँ से हम लोगों ने यूनिफिकेशन की बात की। जो यूनिफिकेशन होता है वो 3 लेवल पे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक लेवल पे। हम लोगों ने तीनों की बात की। जो उन्होंने अगर रोडवेज, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हुआ, सभी चीज़ें, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, तो इन सभी से लोगों का इंट्रैक्शन हुआ, लोग आपस में बातचीत करने लगे और यहाँ से भी नेशनलिज्म की भावना का उदय हुआ। आज की क्लास से हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। यानी कि अगर जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, जिसने भी कई हद तक जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, नेशनलिज्म था, उसको बढ़ावा दिया। सो इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। पहले इस लिबरल टर्म को समझ लेते हैं। फेवरिंग रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस, जो रिफॉर्म को, सुधार को और प्रोग्रेस को अगर आगे बढ़ने की जो विचारधारा है उसको अगर फेवर करे, उसको लिबरल बोलते हैं। सो जैसे वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसका इंट्रोड्यूस हुआ, वो आया। सो वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसी यहाँ से भी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है वहाँ उसका उदय होता है। द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस दिस एजुकेशन टू हैव इंडियंस सर्व देम एट सबऑर्डिनेट पोस्ट। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया? एजुकेशन टू हैव इंडियंस सर्व देम एट सबऑर्डिनेट पोस्ट। उन्होंने इंडियंस को सबऑर्डिनेट पोस्ट पर हायर करने के लिए, नीचे पोस्ट पर हायर करने के लिए उनको एजुकेशन दिया, यानी कि उनको शिक्षित किया। बट देयर प्लान बैकफायर्ड, पर उनका जो ये प्लान था वो बैकफायर्ड हो गया, यानी कि पीछे उनका प्लान ये कामयाब नहीं हो सका। हैड द अपोजिट इफेक्ट टू वन इंस्टेड, यानी कि उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग इसको एजुकेटेड कर देते हैं, शिक्षित कर देते हैं, तो हम लोगों का जो सबऑर्डिनेट पोस्ट का जो काफ़ी हद तक जो वर्क है वो कम जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, इसके ठीक अपोजिट हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंडियंस वर एक्सपोज टू वर्ल्ड इवेंट एंड लिटरेचर। उन्होंने जो उनको शिक्षित किया, तो इससे क्या हुआ, वो वर्ल्ड लेवल पे लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है, इवेंट के क्षेत्र में वो एक्सपोज हुए, वो बाहर आए, उनका इंट्रैक्शन हुआ लोगों के साथ विश्व स्तर पर। एंड दे रीड अबाउट द रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन अमेरिका एंड फ्रांस। और उसी समय अमेरिका और फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी, ठीक है, 1719 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कुछ इसी तरह है, वो 9th में आपको आएगा। तो इसी तरह कुछ रिवॉल्यूशन वहाँ चल रहा था, उन्होंने उसके बारे में जाना। एंड अमेरिका में भी हो रहा था। दे गॉट acquainted with the high ideals of democracy manifested in liberty, equality and brotherhood। और उनमें ये भावना आई, उनमें ये सोच डेवलप हुआ हाई आइडियल्स के रूप में, जो डेमोक्रेसी भी एक चीज़ है, लोकतंत्र जो यहाँ होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, सबको इक्वलिटी होना चाहिए, भाईचारे की भावना होना चाहिए।
तो जब स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ, जब शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई, उसका प्रचार प्रसार हुआ, तो लोगों का इंटरेक्शन वर्ल्ड लेवल पर होने लगा और उनके जो थॉट्स थे वो बदलने लगे। और इस तरह से द इंग्लिश language also acted as the common link between the people of different regions. So, speaking different languages, this exchange of ideas brought Indians closer to they could their ideas easily. अब उस समय तो जैसे इंग्लिश जो थे वो कॉमन लिंक था उन लोगों के बीच में, जो बस इंग्लिश लैंग्वेज का सिर्फ इस्तेमाल करते थे डिफरेंट रीजन्स में। सो दिस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ब्रॉट इंडियंस क्लोजर और दे कुड शेयर द आइडियाज़ ईजली। तो चूँकि उन्होंने उन इंडियंस को शिक्षित किया, तो जो इंडियंस थे वो काफ़ी क्लोज़र हुए, जो आइडिया एक्सचेंज करने में वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे उन्होंने अपने आइडिया को चेंज किया, आदान प्रदान किया एंड इंटरलिंक किया एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन में जो हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ बढ़ा, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, तो उसने भी कई हद तक नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ प्रेस की। देखते हैं जो प्रेस की क्या भूमिका रही। तो हम ये कह सकते हैं जो इंडियन प्रेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। तो अभी भी जो न्यूज़ होता है, जो पेपर होता है, वो एक माध्यम होता है लोगों के विचार को, लोगों के थॉट प्रोसेस को, ठीक है, उसको उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विचार को। सो द न्यूज़ पेपर्स एंड जर्नल्स स्टार्टेड बाय डिफरेंट लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स हाईलाइटेड एन एंटी इंडियन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एंड आस्क्ड पीपल टू अनटेडली फाइट दैम। तो ये एक माध्यम बन गया। जो क्रांतिकारी थे, चाहे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो जर्नल्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से लोगों के बीच जो एंटी इंडियन पॉलिसी थी, जो भारतीयों के खिलाफ जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई जा रही थी, उनको उजागर किया और उनको फैलाया, उनको स्प्रेड किया। और ठीक है, और लोगों में बोला गया जो आप जो बिना मतलब का जो ये आप फाइट कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, वो करना बंद करें। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू सरप्रेस दिस ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म by banning these newspaper and journals, but their attempt failed। तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना, जो अमेरिका वगैरह में, चाहे जो फ्रांस वगैरह में जो रिवॉल्यूशन ये हो रहा है, इससे कई हद तक यहाँ भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो समझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो ये रिवॉल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, चाहे समाज सुधारक थे, जो अपने एंटी इंडियन पॉलिसी को जो उजागर कर रहे थे, जो उनके खिलाफ था, तो वो क्या करते थे, न्यूज़ के माध्यम से उसको स्प्रेड करते थे। तो अंग्रेज़ों को लगा, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि नहीं, इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हो रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी न्यूज़ पेपर्स हैं उनको बैन करना स्टार्ट किया, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया, जो नहीं, जो ये न्यूज़ हैं वो इसमें नहीं छपेंगे। सो वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे। द वर्क्स ऑफ इंडियन स्कॉलर्स लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, रविंद्रनाथ टैगोर एंड भारतेंदु हरीशचंद्र एरोज नेशनल कॉन्शसनेस इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, पैट्रियोटिक पोएट्री एंड डेवलप्ड सेल्फ अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस। तो एक इसमें एक टर्म आया है फिक्शन, वो समझ लीजिए। तो फिक्शन होता है लिटरली वर्क बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना, ठीक है, तो ये होता है फिक्शन। तो उन्होंने जो इंडियन स्कॉलर्स थे, महान महान स्कॉलर्स हुए, मैं बंकिम चंद्र चटर्जी का बात कर लीजिए, भारतेंदु हरीशचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी एक ग्रेट स्कॉलर्स हुए उस टाइम के। और इन्होंने जो नेशनल कॉन्शसनेस है, यानी कि राष्ट्र के लेवल पे, नेशन के लेवल पे जो लोगों में एक जागरूकता उठी, उसको और फैलाया, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि आप इमेजिनेशन करिए, फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, जो हम लोगों का एक राष्ट्र हो, एक साथ रहे, सभी के लिए सभी चीज़ें इक्वल हो। सो उन्होंने
पोएट्री के माध्यम से, कविता के माध्यम से सेल्फ अवेयरनेस लोगों में फैलाना स्टार्ट किया। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद को जागरूक करना। खुद को जागरूक करिए तो समाज अपने आप जागरूक होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस उन्होंने स्टार्ट किया और इस तरह से रोल की भी भूमिका रही कि उसने कई हद तक नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया और नेशनलिज्म धीरे धीरे आया। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं आज लॉर्ड लिटन पॉलिसी। तो उस समय शायद ये गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने कुछ पॉलिसी लाई। पॉलिसी क्या थी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको देखते हैं। तो ये देखिए, एडवर्ड रॉबर्ट लुटियन, ये जो थे वो इंग्लिश स्टेट्समैन पोएट, एक कवि भी थे। एंड ही सो वाइसराय थे इंडिया के ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन, यानी कि जब भूखा, ये जब फेमाइन मिस होता है अकाल, जब अकाल पड़ा था, भूखमरी की स्थिति थी देश में 1876 to 78, his uncompromising implementation of Britain's trading policy is blamed for the severity of the famine, which killed up to 10 million people. ये उस समय के वायसराय थे और इन्होंने ऐसा पॉलिसी अनकम्प्रोमाइजिंग, जो यानी कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, नहीं किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, जिससे क्या हुआ, ट्रेडिंग पॉलिसी, व्यापार की नीति। सो इनको ब्लेम किया जाता है कि यही जो पॉलिसी इनके द्वारा लाया गया, जिससे लगभग 10 मिलियंस लोग भुखमरी से, अकाल के कारण उनकी डेथ हो गई। तब भी वो ही रिमेंड इन ऑफिस एज वाइसराय ऑफ इंडिया। तब भी वो 1876 टू 8 जून 1880 तक वो वाइसराय रहे इंडिया की। एंड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, the spirit of national identity had taken deep roots in the minds of people of India. जैसा कि आप जानते हैं, जो सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसमें उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो कारण ये था कि जो 34th बटालियन, ठीक है, कि जो उस समय आर्मी थी, जो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स के आर्मी में मौजूद थे, उनको कहीं से ये अफवाह लगी कि जो वो बंदूक में जो पहले कारतूस भरा जाता था अलग से, वो कारतूस का जो कवर है वो गाय और सुअर के चमड़ी से मिलके बना हुआ है। तो ये र्यूमर फैला और इस र्यूमर के फैलने से क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम थे उसने अपोज कर दिया और उसने एक मंगल पांडे सिपाही थे उस समय के, उन्होंने अपने से बड़े अफसर को गोली मार दी और इस तरह से 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो उसने एक लोगों के माइंड में एक डीप रूट, एक गहरा, अगर हम कह सकते हैं, जो जैसे गहराई तक असर किया, ठीक है। एंड द पॉलिसी ऑफ द वाइसराय लॉर्ड लुटियन increased the discontent among the masses against the British. So he removed the import duties on British goods, thus making them cheaper, and these ruined textile industry in India. उन्होंने क्या किया, जो import duty था जो ब्रिटिश गुड्स पर, उसको हटा दिया, मेकिंग देम चीपर। इससे क्या हुआ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया में वो बर्बाद हो गया। एंड ही ऑल्सो मेड इंडिया पे फॉर द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, और उसने ये फैसला किया जो इंडिया जो है अफ़गानिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है उसका खर्च इंडिया देगा। इन 1877 व्हेन इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, जब 1877 से 78 में जब इंडिया में अकाल पड़ा हुआ था, फेमाइन पड़ा हुआ था, तो इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, अ lavish imperial दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली where a large amount of money was vested which could have helped the poor suffering native people. तो जिस समय इंडिया फेमाइन से ग्रसित था, लोग ये लड़ रहे थे, लोग मर रहे थे, अबाउट 10 मिलियन लोग डेथ हो गया उनका। उस समय दिल्ली में लेविस दरबार चल रहा था, यानी कि काफ़ी, इसको बोलते हैं शान शौकत से पैसा को उड़ाया जा रहा था, और जो इंडिया के लोग हैं वो अपने ही पैसे के लिए मर रहे थे।
उनका पैसा वेस्ट हो रहा था, जिससे जो पुअर थे उनका हेल्प किया जा सकता था। सो 1878 में द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट imposed restriction to on newspaper in the vernaculars, and the Arms Act 1878 forbade Indians from possessing arms. So both these acts brought out strong reaction from all section of society. इसी दौरान ये जो वायसराय थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने एक फ़ैसला लिया, और वो फ़ैसला क्या था, वो पॉलिसी क्या थी, जो कोई भी इंडियंस हैं उन पहले तो क्या किया, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, और इसके तहत क्या हुआ, जितने भी न्यूज़ थे जिसमें जो स्कॉलर्स थे हमारे, चाहे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, चाहे जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, जिसके स्प्रेड करते थे माध्यम से न्यूज़, लोगों में कंसशनेस जगाते थे, तो इसलिए पहले उसको बैन कर दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाके। एंड फाइनली 1878 में एक आर्म्स एक्ट पास किया गया। उस आर्म्स एक्ट के तहत क्या हुआ, जो जो इंडियंस थे उनको फॉरबिड कर दिया गया, यानी कि वो अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते थे, इसकी मनाही हो गई। और ये जो है, इससे क्या हुआ, जो जितने भी लोग थे, वो जितने भी सेक्शंस के लोग थे, सोसाइटी के समाज के लोग थे, उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ और उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध करना स्टार्ट हुआ। तो आज तक की कहानी यहाँ तक थी, जिसमें हम लोगों ने स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ प्रेस एंड लॉर्ड लिटन पॉलिसी, इन सभी को देखा, जिसने कई हद तक नेशनलिज्म की, आप कह सकते हैं, सीरीज जो चली आ रही थी, ठीक है, उसको एक बढ़ावा दिया। जो सीरीज चली आ रही थी उसमें उसको बूस्ट किया। चाहे वो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की हम बात करें, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर विस्तार हुआ, स्प्रेड हुआ, तो कई हद तक लोगों में कंसशनेस नेशनलिज्म के प्रति जगा। रोल ऑफ प्रेस, जिसके माध्यम से हमारे क्रांतिकारी, हमारे समाज सुधारक, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने कई हद तक लोगों तक जो एंटी इंडियन पॉलिसीज़ थी उनको कई हद तक उजागर किया गया। हालांकि बाद में उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, तब तक देर हो चुकी थी। काफ़ी सारे स्कॉलर्स भी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने काफ़ी नेशनल कंसशनेस के खिलाफ आवाज़ उठाई। एंड फाइनली जो लॉर्ड लिटन पॉलिसी है, जिसके तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और जो इंडियंस है वो आर्म्स नहीं रख सकते थे, आर्म्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। और इस तरह से करते करते चीज़ें आगे बढ़ी। और फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में। धीरे धीरे जो प्रोसेस है, आप देख रहे हैं कि लोग में जो नेशनल कंसशनेस जैसे जैसे जगह, वैसे वैसे चीज़ें होती गई। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना एकाएक नहीं आई है, उसमें टाइम लगा है। लोगों को जब ये समझ आया कि नहीं, हम लोग एक है, हमारा देश एक है, हमारे लोग एक है, हमारी सभ्यता एक है, हमारा इतिहास एक है, तब जाके लोगों में धीरे धीरे जैसे जैसे कई माध्यमों से राष्ट्रवाद के प्रति भावना का जन्म हुआ है, तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास में जो 3 टॉपिक्स हुए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसे समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास से इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।